1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन। वजीर आजम की सदारत में मरकजी काबीना ने लिया फैसला। कोविशील्ड वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक में 4 से 8 हफ्तों का होगा वक्फा। अहले वतन से वैक्सीन लगवाने की अपील। चुनावी रियासतों में तशहीरी मुहिम पूरे जोरों पर। बीजेपी सदर ने जारी किया आसाम के लिए पार्टी का संकल्प पत्र। रियासत की जामी तरक्की के लिए किए गए 10 अहम वादे। एनआरसी, तालीम, रोजगार और माली मदद जैसे मामलात मंशूर में शामिल। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मगरबी बंगाल में रैली। ममता हुकूमत पर वादे पूरे न करने का लगाया इल्जाम। चुनाव कमीशन की टीम इंतखाबी तैयारियों के जायजे के लिए रियासत के दौरे पर। 100 करोड़ वसूली मामले में महाराष्ट्र की सियासत गरमाई। साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उद्धव हुकूमत को घेरा। शरद पवार पर लगाया गलत जानकारी देने का इल्जाम। सीबीआई से मामले की जांच कराने का किया मुतालबा। लोन मॉरिटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। अदालत ने हुकूमत की पॉलिसी में मदाखलत करने से किया इनकार। किसी और तरह की माली राहत के मुतालबे की अर्जी भी मुस्तरद की। और भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला जारी। भारत की बल्लेबाजी को लगे शुरुआती झटकों के बाद शिखर धवन ने किया शानदार मुजाहिरा, बनाए 98 रन। आदाब नाज़रीन, शाम 5:30 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालेंगे इस वक्त की खबरों की तफसीलात पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में आज मरकजी काबीना की मीटिंग हुई। मुल्क में जारी कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम के बारे में मीटिंग में कई अहम फैसले किए गए। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 1 अप्रैल से मुल्क भर में 45 साल से ज्यादा के तमाम अफराद को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा सकती है। From 1st of April, anybody who is over 45 age will get vaccination even though he has no comorbidities. उसके लिए उसे अब कोई दाखिला लाने की, सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। 45 उम्र है, उसको मिलेगा। वजीर इत्तलात और नशरियात ने कहा कि वैक्सीन लगाने की मुहिम तेजी से चल रही है और मुल्क में काफी मकदार में कोरोना वैक्सीन दस्तयाब है। उन्होंने अहले वतन से कोरोना की वैक्सीन लगवाने की अपील की। वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भारत को अभिमान है कि भारत के दोनों वैक्सीन बहुत अच्छे, सफल है। खुद प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन लेकर एक तरह से उस मुहिम का शुभारंभ किया था। और इसलिए कोई भी वैक्सीन ले, डॉक्टर के सलाह से दूसरा डोज ले और अपना नाम रजिस्टर करके पहले वैक्सीन ले ले। वजीर इत्तलात और नशरियात ने कहा कि साइंसदानों के मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराकों के दरमियान 4 से 8 हफ्ते का वक्फा मुफीद है। ये पहले बताया था कि पहले डोज के बाद 4 या 6 सप्ताह में ही वैक्सीन लेना चाहिए, दूसरा डोज। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोविशील्ड का डोज 4 से 8 सप्ताह के दरमियान लेना ठीक है। यानी 8 सप्ताह तक उसका अंतर बढ़ा सकते, उसका लाभ ही है। इस बीच मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में बताया कि मुल्क में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। वजीर सेहत ने बताया कि महाराष्ट्र समेत मुल्क की हर रियासत को काफी मकदार में मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराई गई है। इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, सभी जगह पर पर्याप्त वैक्सीन स्टेट्स को दी गई है। कहीं पर वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है और आने वाले समय में भी जिस स्तर तक भी जो है वैक्सीनेशन के कवरेज को वो इम्प्रूव करते हैं, उस स्तर तक जो है भारत सरकार उनको मदद करने के लिए पूरी कमिटमेंट के साथ उस काम को करेगी। सारे देश को निःशुल्क दे रही है, उसी को स्टेट गवर्नमेंट्स इम्प्लीमेंट कर रही है। सरकारी अस्पतालों में फ्री, प्राइवेट अस्पतालों में
150 रुपया उसकी वैक्सीन की कॉस्ट को कैप किया गया है। आज सुबह तक सर 4 करोड़ और 85 लाख लगभग लोग जो है भारत में वैक्सीन की डोज ले चुके हैं। कल लास्ट 24 आवर्स में 32,53,095 यानी 53,095 लोगों ने कल में सर वैक्सीनेशन लिया। मुल्क में कोरोना से मुतासिर 1,11,81,253 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। इस तरह मुल्क में कोरोना से सेहतयाबी की शरह बढ़कर 95.75% हो गई है। मुल्क में कोरोना से अमवात की शरह कम होकर 1.37% रह गई है। 24 घंटे के दौरान 29,785 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। मुल्क में कोरोना वैक्सीन दिए जाने की मुहिम तेजी से जारी है। अब तक इसके तहत 4 करोड़ 84 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। 24 घंटे के दौरान 32,53,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। याद रहे कि वैक्सीन दिए जाने का सिलसिला 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। इसके तहत सबसे पहले सेहत एहलकारों और फिर 2 फरवरी से फ्रंट लाइन वर्करों को वैक्सीन दी गई। 1 मार्च से शुरू हुए दूसरे मरहले में 60 से ज्यादा उम्र वाले और 45 साल से ज्यादा के बीमार लोगों को वैक्सीन दिए जाने का सिलसिला जारी है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आज बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई है। पार्लियामेंट के अहाते में हुई इस मीटिंग की सदारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने की। मीटिंग में वजीर दाखिला राजनाथ सिंह और वजीर खजाना निर्मला सीतारमण समेत पार्टी के तमाम सीनियर लीडर मौजूद थे। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि मीटिंग में कई अहम मामलात पर बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि कोरोना दौर में दुनिया ने भारत की कुव्वत को देखा है। दूसरे देशों के लोग भारत से कभी दवाई मांगते हैं, कभी वैक्सीन मांगते हैं और इससे भारत का सामर्थ्य इस कोरोना कालखंड में भी बढ़ा है। भारत के 135 करोड़ लोगों ने अपनी ताकत दिखाई है। सेवा के माध्यम से किसी को भूखा नहीं सोने दिया और कोरोना को पराजित करने के लिए 135 करोड़ लोग खड़े हो गए। ये कितनी बड़ी बात थी। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए खजाने के वजीर मुमलिकत अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुल्क की मजमूई घरेलू पैदावार में पिछली सहमाही में 4% का इजाफा हुआ है। पिछले साल अप्रैल से जून के दरमियान ये -24.4% था। अनुराग ठाकुर ने बताया कि तीसरी सहमाही में GST महसूलात में भी इजाफा हुआ है। -24.4 ग्रोथ रेट थी अप्रैल से जून तक। अगले क्वार्टर 2 की -7.7 थी और जो कदम मोदी सरकार ने अच्छे उस समय में उठाए उसका लाभ ये मिला है कि अब इसकी पॉजिटिव जो ग्रोथ है वो 0.4% थर्ड क्वार्टर में है और पिछले 5 महीने जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, इन 5 महीनों में GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ज्यादा हुई है। ग्रॉस NPS में भी कमी आई है, रिडक्शन हुई है और अगर आप 2018 का आंकड़ा देखेंगे तो 8.96 लाख करोड़ जो था वो कम होकर 5.70 लाख करोड़ हुआ है दिसंबर 2020 में। और बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने असम विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। रियासत की जामे तरक्की के लिए संकल्प पत्र में 10 अहम वादे किए गए हैं। इनमें ब्रह्मपुत्र नदी में आने वाले सैलाब की रोकथाम, नाम घरों की बेहतरी, NRC, तालीम, रोजगार, माली मदद और असम की सकाफत जैसे मामला शामिल हैं। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र में मिशन शिशवान नैन का अज़्म किया है, जिसके तहत स्कूली तालीम के म्यार में बेहतरी के इक़दामात किए जाएंगे। JP नड्डा ने कहा कि सरकारी स्कूलों में सब बच्चों के लिए मुफ्त तालीम होगी और 8वीं के बाद तमाम बच्चियों को मुफ्त साइकिल दी जाएगी। JP नड्डा ने मजीद कहा कि असम के हुकूक की खातिर तरमीम शुदा NRC के लिए काम करेंगे। NRC में भारत के असल शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और दरअंदाजों की शिनाख्त की जाएगी। असम के राइट्स के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए करेक्टेड NRC के लिए हम काम करेंगे। और जब हम करेक्टेड NRC के लिए बात करते हैं तो उसमें जो मैंडेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है उसमें हम प्रोटेक्ट करेंगे जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स को और हम इन्फिल्ट्रेटर्स को उसमें हम डिटेक्ट करेंगे। इसके लिए हम प्रयासरत होंगे ताकि सही मायने में असम का रहे, अहम की सिविलाइजेशन को हम सुरक्षित रख सके, इस बात का हम प्रयास करेंगे।
नौजवानों को रोजगार के मौके मुहैया कराने के मकसद से बीजेपी ने 2 लाख नौकरियों का भी वादा किया है। बीजेपी सदर ने कहा कि अगले 1 साल में 1 लाख नौजवानों को नौकरियां दी जाएंगी। वहीं निजी शोबे में 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। 2 लाख लोगों को हम नौकरी सरकारी क्षेत्र में देंगे और उसके लिए 1 लाख की कमिटमेंट हमारी 31 मार्च 2022 तक देने की है और साथ ही साथ रेस्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और लगभग हम इसी तरीके से 8 लाख जॉब्स हम प्राइवेट सेक्टर में हम एनहांस करेंगे। बीजेपी ने असम में अरुणोदय मंसूबे के तहत 30 लाख कुंभों को माली मदद के तौर पर हर माह 3,000 रुपए देने का भी वादा किया है। आर्थिक दृष्टि से सबलीकरण की ओर फाइनेंशियल सपोर्ट की तरीके से उनको हम स्थान दे सकें। ये अरुणोदय प्रोग्राम के तहत हम 30 लाख लोगों को महीने की आर्थिक सहायता 3,000 देने का हम तय करेंगे। दिस इज अवर कमिटमेंट, ये हमारा संकल्प पत्र है। उधर मगरबी बंगाल विधानसभा इंतखाबात के लिए वोटिंग की तारीख जो करीब आ रही है, इंतखाबी तशहीर में भी तेजी आती जा रही है। तमाम सियासी जमातों के स्टार कैंपेनर इंतखाबी तशहीर में मसरूफ हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज रियासत के गोसाबा में एक रैली से खिताब किया। अमित शाह ने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी हुकूमत बनने के बाद सच्ची तरक्की होगी। गोसाबा में पीने के साफ पानी का मसले का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी हुकूमत बनने पर वहां 2 साल में पीने का साफ पानी मिलेगा। मित्रों, ये गोसाबा विधानसभा 9 द्वीपों का समूह है। समंदर के होते हुए कलकत्ता से इतना नजदीक होने के बावजूद भी आज तक कोई व्यवस्था नहीं की। 2 साल में नल के द्वारा शुद्ध पीने का पानी हर घर में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह ने कहा कि गंगा सागर मेले के लिए 250 करोड़ रुपए का इंतजाम करके उसे बैनुल-अक़वामी दर्जा दिलाएंगे। गंगा सागर का मेला जो होता है, हम 2,500 करोड़ का खर्च कर ये मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा देने का काम गंगा सागर के 14 जनवरी के मिलेगा। और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक मरकजी वजारत दाखिला ने कोरोना पर मौसर तरीके से काबू पाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं। ये हिदायत 1 से 30 अप्रैल तक नाफिज रहेंगी। इन गाइडलाइन में रियासतों को कोरोना की जांच, मुतासरीन की शिनाख्त और इलाज के लिए सख्ती से कदम उठाने को कहा गया है। वो रियासतें जहां RT-PCR टेस्ट कम हो रहे हैं, उनसे कहा गया है कि वो इसका दायरा बढ़ाएं। दाखिला सेक्रेटरी की तरफ से रियासतों को हिदायत दी गई है कि वो कोरोना पर काबू पाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करें। अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में 100 करोड़ की वसूली के इल्जाम पर रियासत के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि एनसीपी के लीडर शरद पवार ने रियासत के वजीर दाखिला अनिल देशमुख के बारे में जो दावा किया वो गलत है। फडणवीस ने कहा कि शरद पवार को इस सिलसिले में गलत जानकारी देकर उनके मुंह से गलत बात कहलवाई गई है। कल आदरणीय पवार साहब को सही ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। एक राष्ट्रीय नेता के मुंह से, और जो देश में जाने वाले नेता माने जाते हैं, उनके मुंह से कल गलत बातें कहलवाई गई और जो प्रोटेक्ट करने का प्रयास ये कल किया गया, मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरे तरीके से कंप्लीट एक्सपोज हुआ। और मेरा मानना यह है कि 15 से 27 इस बीच गृह मंत्री जी जो होम क्वारंटाइन थे, वो आइसोलेशन में नहीं थे। कई लोग उनको मिले हैं, कई अधिकारी उनको मिले हैं, और जिसके बारे में जानकारी अगर हासिल करनी है तो बहुत आसान है। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि वो मरकजी दाखिला सेक्रेटरी से मिलकर उन्हें अफसरान और रियासती हुकूमत के रवैये के बारे में जानकारियां देंगे। आज शाम को दिल्ली में होम सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट मांगी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं दिल्ली जाने वाला हूं और ये पूरी जानकारी मैं होम सेक्रेटरी को दूंगा
और मैं उनसे निवेदन करूंगा, चूंकि कई आईपीएस अफसर है, कुछ नॉन आईपीएस भी है, कुछ छोटे भी अफसर है, लेकिन चूंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और उनके कस्टोडियन ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसलिए होम सेक्रेटरी इस पूरे मामले की जांच ये सीबीआई से करे, इस प्रकार की मांग मैं होम सेक्रेटरी को करने वाला हूं। फडणवीस ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को इसकी पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने काफी सबूत होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की। करीबन 6.3 जीबी का 6.3 जीबी का ये डेटा मेरे पास है कि जिसके अंदर ये सारे कॉल्स इंटरसेप्ट किए हुए और ये एक पूरा रिपोर्ट इसका जो है, मतलब ये कवरिंग लेटर है और कवरिंग लेटर के साथ ये पूरे ट्रांसक्रिप्ट्स उसके ये रिपोर्ट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे गए। आश्चर्य की बात यह हुई कि मुख्यमंत्री जी के यहां से वो रिपोर्ट गृह मंत्री जी क्या चली गई। जानबूझकर 25 अगस्त 2020 से आज तक इतने सेंसिटिव रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आश्चर्य की बात ऐसी है, इस रिपोर्ट में जिनके नाम आए हैं उनको वही पोस्टिंग्स मिली है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में कहा है कि लोन मॉरेटोरियम को और नहीं बढ़ाया जा सकता और ना ही इस दौरान सूद पूरी तरह मुआफ किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बैंकों को राहत मिली है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस MR शाह की बेंच ने मरकज को लोन मॉरेटोरियम की हद 31 अगस्त 2020 से आगे बढ़ाने का हुक्म देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के मौक़िफ़ को मानते हुए कहा कि कोरोना वबा से सिर्फ कंपनियों को ही नहीं, हुकूमत को भी नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि वो माली पॉलिसियों के मामले में दखल नहीं दे सकता और वो ये तय नहीं करेगा कि कोई पॉलिसी दुरुस्त है या नहीं। अदालत सिर्फ ये तय कर सकती है कि कोई पॉलिसी कानून के मुताबिक है या नहीं। अदालत ने कहा कि वो हुकूमत को पॉलिसी के बारे में हुक्म नहीं दे सकती। हालांकि अदालत ने कहा कि मॉरेटोरियम की मुद्दत में सूद पर सूद नहीं लिया जा सकता। अदालत ने कहा कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लिया गया है तो उसको अगली किस्तों में एडजस्ट किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि ये राहत उनको भी मिलनी चाहिए जिनका कर्ज 2 करोड़ से ज्यादा का है। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम जैसे OTT प्लेटफॉर्म को ज़ाब्ते के दायरे में लाने का मुतालबा करने वाली अर्जी सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की मुख्तलिफ हाई कोर्ट में जारी समाअत पर रोक लगा दी है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने अलग अलग हाई कोर्ट में जेर समाअत अर्जियों की समाअत के लिए अपने यहाँ मुंतकिल करने के मरकजी हुकूमत के मुतालबे पर नोटिस जारी किया है। और भारत और पाकिस्तान के दरमियान दरियाए सिंध के पानी की तकसीम से मुतालिक मुस्तकिल कमीशन की मीटिंग आज दिल्ली में शुरू हुई है। इस 2 रोज़ा मीटिंग में दोनों ममालिक के नुमाइंदे शरीक हैं। 3 बरस के वक्फे के बाद हो रही इस मीटिंग को बहुत अहम समझा जा रहा है। आपको बता दें कि दोनों ममालिक के दरमियान 1960 के आबी मुआहदे के तहत मुस्तकिल सिंधु कमीशन का क़याम हुआ था। मज़ाकरात में भारतीय वफ्द की क़यादत प्रदीप कुमार सक्सेना कर रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह कर रहे हैं। और अब नजर डालेंगे दुनिया भर में कोरोना वबा की सूरत हाल पर। दुनिया भर में कोविड-19 इन्फेक्शन के मामले 12 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। फिलहाल ये तादाद 12 करोड़ 42 लाख से जायद है। वहीं 10 करोड़ से ज्यादा अफराद सेहतमंद भी हो चुके हैं। दुनिया भर में कोविड-19 से 27 लाख 34 हजार से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। अमरीका कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में से है। यहाँ कोरोना के 3 करोड़ 5 लाख से ज्यादा मामले हैं और वहाँ अब तक कोरोना से तकरीबन 5 लाख 55 हजार अफराद की जान जा चुकी है। आलमी सेहत तंजीम के सरबराह ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन ज्यादा बनाने वालों को एस्ट्राजेनेका के नक्श कदम पर चलकर अपनी तकनीक को दीगर वैक्सीन बनाने वालों के साथ मुश्तरक करना चाहिए। आलमी सेहत तंजीम के DG ने दवा बनाने वालों के उबूरी अदाद-ओ-शुमार का जिक्र किया, जिसमें पाया गया कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोविड-19 को रोकने में 79%
मौसर थी और इससे ब्लड क्लॉटिंग का कोई खतरा नहीं है। आलमी सेहत तंजीम ने वाज़ेह किया है कि कोविड-19 वैक्सीन के महफूज होने से मुतालिक तशवीश को भी तंजीम बेहतर तरीके से समझता है। इस वैक्सीन को लगवाने में खतरा कम है और फ़ायदे ज़्यादा हैं, इसलिए आलमी सेहत तंजीम वैक्सीन का इस्तेमाल जारी रखने की अपील करती है। WHO अपनी कोवैक्स मंसूबे के तहत इस वैक्सीन को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को सप्लाई कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कल ब्रसल्स पहुंचे, जहां वो नाटो के वज़राए ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे। बाइडेन इंतज़ामिया ट्रांस अटलांटिक ताल्लुकात में बेहतरी लाना चाहती है। नाटो की मीटिंग में ब्लिंकन दीगर वज़राए ख़ारजा के साथ ट्रांस अटलांटिक इत्तेहाद में मुजव्वज़ा तब्दीलियों के साथ साथ चीन और रूस की तशावीश, आबो हवा में तब्दीली, साइबर और तवानाई सिक्योरिटी और दीगर उमूर पर भी बातचीत करेंगे। ब्लिंकन यूरोपीय कमीशन के सदर अर्सुला वान डर लेयन के साथ मिलकर कोविड-19 वबा और इक़्तिसादी इस्लाहात और जमहूरियत को मुस्तहकम करने की कोशिश पर भी बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज शहीदी दिवस के मौके पर ट्वीट करके भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने लिखा कि आज़ादी के इनकलाबी अमर शहीद वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीदी दिवस पर सैकड़ों सलाम। माँ भारती के इन अजीम सपूतों की कुर्बानी मुल्क की हर पीढ़ी के लिए तहरीक का बाइस रहेगी। जय हिंद। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शहीदी दिवस पर ट्वीट किया कि आज़ादी की तारीख में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की बहादुरी और खिदमात का लफ्ज़ों में इजहार मुमकिन नहीं। मुल्क को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने की उनकी तड़प और कुर्बानी को याद करके आज भी हर भारतीय की आंखें नम हो जाती हैं। ऐसे अजीम मुजाहिदीन आज़ादी के कदमों में करोड़ों सलाम। वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया कि अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते अपने वतन की आज़ादी की खातिर फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। उनके शहीदी दिवस पर करोड़ों सलाम। और नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने मुजाहिद आज़ादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को उनकी जयंती पर सलाम किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि मशहूर कौम परस्त, मुजाहिद आज़ादी, सोशलिस्ट, मुफक्किर और मुसन्निफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के यौम पैदाइश पर उनके ख्यालात और कारनामों को सलाम। वज़ीर आज़म मोदी ने ट्वीट किया कि अजीम मुजाहिद आज़ादी और सोशलिस्ट मुफक्किर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत। उन्होंने अपने वाज़ेह और तरक्की पसंद ख्यालात से मुल्क को एक नई सिमत दी। मुल्क के लिए उनकी खिदमात हमेशा तहरीक देती रहेंगी। और अब रुख करेंगे खेल के मैदान का। 3 मैचों की भारत इंग्लैंड वनडे सीरीज का पहला मुकाबला इस वक्त पुणे में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 318 रन का हदफ रखा है। भारत की शुरुआती बल्लेबाजी अच्छी नहीं रही और श्रेयस अय्यर सिर्फ 6 रन ही बना सके। रोहित शर्मा भी सिर्फ 28 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि विराट कोहली ने संभल कर खेला और अपनी निस्फ सेंचुरी पूरी की। वो 60 गेंदों पर 56 रन बनाकर आउट हुए। शिखर धवन ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। उन्होंने धुआंधार खेल का मुजाहिरा किया, लेकिन वो अपनी सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सके और 98 रन पर ही आउट हो गए। और आइए अब बात करेंगे डांडी यात्रा की। डांडी यात्रा का एक मकसद था बरतानवी हुकूमत के जरिए मुसल्लत नमक कानून के खिलाफ जद्दोजहद। इस यात्रा को याद करते हुए लोग एक और यात्रा पर निकले हुए हैं और गांधी जी की जद्दोजहद को फिर से याद कर रहे हैं। 22 मार्च 1930 अनखे की सुबह महात्मा गांधी जम्मू सर के लिए निकले। तकरीबन 6 किलोमीटर के सफर के बाद गांधी जम्मू सर पहुंचे, जहां मुकामी सत्याग्रही शिवशंकर शुक्ला और धुला भाई ने गांधी जी का जोरदार खैर मकदम किया। जम्मू सर में बापू को सुनने के लिए काफी तादाद में मुकामी लोग आ गए। गांधी यहां दोपहर तक ठहरे, इजलास से खिताब किया और स्वराज भवन का क़याम किया, जहां आकर पदयात्री ठहरे हैं। गांधी जी यहाँ पर आए थे और इस कमरे में रुके थे, यहाँ पर विश्राम किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर जम्मूसर में घटी थी। धुड़ा भाई थे, बाकी सब बहुत सारे स्वतंत्र सेनानी थे, यहाँ पर उनसे मिले थे गांधी जी। गांधी के बताए गए रास्ते पर आगे बढ़ते हुए पदयात्रियों ने भी दोपहर तक जम्मूसर का सफर पूरा किया। काफी तादाद में खवातीन, बच्चे गुलाब के फूल पदयात्रियों के हाथों में थमाकर उनका खैर मकदम कर रहे थे। पदयात्रियों के हौसले बुलंद थे, जो गांधी जी के नक्शे पा पर चलकर जम्मूसर तक पहुंचे हैं। काम छोड़ के दौड़ के रोड के किनारे आ जाते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं। तब जाके हमें लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो 12 मार्च को आह्वान किया कि ये अभियान, ये उत्सव जन जन का उत्सव बने, हर मन का उत्सव बने, वो अब हमें जाके सार्थक लग रहा है।
आमोद पहुंचने से पहले ही काफी तादाद में लड़कियां, खवातीन और बच्चे माथे पर कलश उठाए दिल में ढेर सारी खुशियां लिए फूलों की बारिश कर रही हैं। रियासत के वजीर मेहनत दिलीप ठाकुर पदयात्रियों के खैर मकदम में मसरूफ हैं। अपने दिल में जोश लिए पदयात्री आमोद के सहन तक पहुंचे हैं, जहां महात्मा गांधी ने रात का कयाम किया था। और नाजरीन, अभी एक ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला किया है। इस वारदात में 3 जवान शहीद और कम से कम 15 जख्मी हो गए हैं। नक्सलियों ने जवानों से भरी एक बस को धमाके से उड़ा दिया। इस बस में 27 जवान सवार थे। ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है कि नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला किया है। इस वारदात में 3 जवान शहीद और कम से कम 15 जख्मी हो गए हैं। नक्सलियों ने जवानों से भरी एक बस को धमाके से उड़ा दिया है। इस बस में 27 जवान सवार थे। और इसी के साथ ही अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।